हैं। मनीष हिंदवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नावेद शिकोह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रवि दिल्ली से जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में ही आज सभी की नजर है, संसद में हो रहा बजट पेश। और इसी के साथ संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। संजय, आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के दरमियान लोग अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, क्या कहते दिखे आपको अभी तक लोग बजट को लेकर? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि बजट से खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसे समय में बजट आ रहा है जब कोविड काल और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। और बजट ऐसे समय में सीता निर्मला जो है पेश करने जा रही है जब 8% देश का जो कहते हैं आय है वो गिरने वाली है। तो ऐसे में ये बजट अपने आप में खास है और 21 ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के जनता से लेकर के व्यापारी तक सारे वो इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो विदेशी निवेशक तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में अगर उनको रोकना है तो कहीं ना कहीं बाजार को बूस्टअप करना पड़ेगा और अगर तभी तेजी से निवेश हो पाएगा। गोल्ड, अगर बात करें गोल्ड सिल्वर किस दिशा में जाएगा, उसको किस तरीके से राहत दी जाएगी इस बजट में, ये लोग, इससे जुड़े लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर देख रहे हैं। रुपया डॉलर की अपेक्षा 73 रुपए पड़ा हुआ है। रुपए को मजबूत करने के लिए सरकार किस प्रकार के जो प्रयास है वो कर सकती है। जॉब मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कोविड में जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां गई हैं, जॉब मार्केट में युवाओं को खासा जो है कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें हैं कि वो इस बजट में क्या ऐसा देते हैं जिससे उनके जॉब मार्केट में सुधार आएगा। क्या निवेशकों पर छूट क्या दी जा सकती है, उसको लेकर के निवेशक को क्या राहत, यानी कि कुल मिलाकर संजय के मुख्य फोकस जो है वो हमारा रोजगार को लेकर है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर है। और यूपी को भी आज सौगात मिलेगी। रवि का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़े। रवि, दिल्ली में आज कैबिनेट की मीटिंग, केंद्रीय मीटिंग, और उसके बाद होगा बजट पेश, क्या वहां पर हालात हैं? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन से बजट पेश करेंगी। हालांकि देखिए, इस बजट को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गांव, गरीब और किसान पर आधारित ये बजट होगा, यानी कि किसानों पर ज्यादा फोकस होगा। क्योंकि देखिए, आंदोलन भी चल रहा है, किसान बॉर्डर पर भी बैठे हुए। तो ऐसे में किसानों को मनाने के लिए बजट में कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए एक प्रारूप बनाया जाएगा और किसानों के लिए समर्पित ये कहा जाए कि बजट भी हो सकता है। रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए कोरोना काल में जिस तरह से उद्योग ठप हुए और लोगों की रोजगार गई और नए रोजगार सृजन नहीं हो पाया, तो ये भी एक बड़ी समस्या सरकार के सामने फिलहाल खड़ी है। तो रोजगार पर सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि नए रोजगार आए और जो उद्योग ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में देखिए तमाम उद्योग जो थे वो ठप हो गए थे, कई मध्यम और बड़े जो उद्योग थे वो भी कहीं ना कहीं ठप हुए थे। तो ऐसे में तमाम उद्योग को फिर से खड़ा करना और नए उद्योगों का सृजन करना, ये भी बड़ा एक चुनौती है। तो बजट में इस पर भी एक चर्चा होने वाली है और बजट में इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहेगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि रोजगार का सृजन और साथ में आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भी कहीं ना कहीं बजट में बातें होगी। तो ये तमाम तीन बिंदु हैं। रवि, आप वहां पर नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, अब सीधे उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। मनीष हिंदवी जी के पास सबसे पहले चलेंगे, अर्थशास्त्री और बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे कि आज का बजट किस तरीके का हो सकता है। मनीष हिंदवी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं एक दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये बार बार बात आ रही कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कोरोना के पहले लगातार 9 क्वार्टर से जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर रही थी, यानी नीचे स्लाइडिंग नीचे की तरफ थी। कोरोना के पहले हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 45 साल के हाईएस्ट पर था। मैं ये बातें यहाँ पर इसलिए कर देना चाहता हूँ। और उसके पहले जो पिछले के 4-5 साल रहे उसमें हमने 2 बड़े मूव्स लिए थे, जिसमें एक डिमोनेटाइजेशन था और एक जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन था। अच्छे खराब पर चर्चा फिर किसी दिन, लेकिन उन दोनों का प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर था। तो हम कोरोना एक ऐसे टाइम पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आया जब हम खुद, हमारा अर्थव्यवस्था के पैर डगमगाए हुए थे। तो ये बजट इसलिए भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होना चाहिए कि अगर हमने उन मूल कमियों को नहीं समझा जिनको हमको एड्रेस करना चाहिए और जिनको हम शायद एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाला समय बड़ा ही भयावह होगा। बिल्कुल मनीष हिंदवी जी, और देखिए जीडीपी की बात अगर करें तो बेहद महत्वपूर्ण रहती है आज के बजट में, और उसको देखना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर आगे के निर्णय हो सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, पहले हम दिखा दें दर्शकों को जो इस वक्त आ रही है, ये तस्वीरें हैं केंद्रीय बजट के पेश होने के पहले की, क्योंकि केंद्रीय मीटिंग जो होने वाली है
वो शुरू होगी कुछ ही देर में। निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंच चुके हैं और अब सीधे रुक करना चाहेंगे हम नावेशिको जी का। नावेशिको जी, आपके हिसाब से आज का बजट कैसा हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है, किस किस सेक्टर के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, बजट हर खास होता है, लेकिन हाँ। आज का जो बजट होगा वो बहुत ज्यादा खास होगा। उसकी कई वजह हैं। उसकी वजह यह है कि देश की अर्थव्यवस्था वाकई लंगड़ी लूली हो गई है। मनीष जी ने ये सही कहा कि कोविड काल से पहले भी हम लड़खड़ा चुके थे। हाँ। जब कोविड का दौर आया तब पूरी दुनिया, बड़े बड़े विकसित बड़े बड़े देश जो है घबरा गए थे। हमारा घबरा जाना लाजमी था। एक बात कही जा रही थी कि ये कोविड जो आया है, जो कोरोना आया है, ये हमारी जान और माल का दुश्मन है। जानों को बचा लीजिए एहतियातों के साथ, माल तो बचा ही लिया जाएगा। तो जानें बचा ली गई किसी हद तक, लेकिन अब आर्थिक रूप से हमें मजबूत होने के लिए ये बजट पेश हो रहा है। इस दशक का पहला बजट है, कोरोना की तबाही का ये पहला बजट है, इसलिए इसमें तमाम जादूगरी बाजीगरी होना चाहिए। अर्थशास्त्रों के की जो मंथन है, जो उनके एक्सपर्ट्स राय है, उसके साथ में इसको पेश होना चाहिए। और उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत ही विशिष्ट, बहुत खास, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसमें बहुत सारे दिमाग लगे होंगे, क्योंकि हमें अपनी खराब अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और इस तरह की जो आर्थिक तबाही है उसको बेहतर बनाने के लिए, बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई होगी। दूसरी बात ये कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। हमारी एजुकेशन जो है वो बहुत लड़खड़ा गई है। कृषि क्षेत्र में भी नुकसान हुए हैं, उद्योग धंधों में भी नुकसान हुए। इन सारी चीजों को बेहतर बनाने की जो कोशिश मैं समझता हूं की गई होगी, वो एक आध घंटे के बाद पता चल जाएगी। लेकिन देश उम्मीद करता है कि जो हमसे पहले गलतियां हुई थी, कोविड से पहले भी कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक जो पॉलिसी थी कहीं ना कहीं कमजोर थी, तभी तो हम कहीं ना कहीं लड़खड़ाए थे। और अब तो मुश्किल दौर है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि कुछ बेहतरी चीजें होंगी जो हमारी बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएगी। हाँ बिल्कुल नावेशिको जी, और देखिए शायद ही वित्त मंत्री के सामने पहले कभी इतनी विकट परिस्थितियां आई हो जैसे इस बार भारत ने देखी है कोरोना काल के बाद, और इसीलिए निर्मला सीतारमण पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संजय का रुख एक बार कर लेते हैं। संजय कुछ कहना चाहते हैं हमसे? संजय क्या बताना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, बजट से क्या उम्मीदें हैं? कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। शिवांगी, जिस तरीके से आज बजट पेश हो रहा है, कुछ ही देर बाद ये बजट आएगा, क्या उम्मीदें हैं कोविड काल के बाद से? कोविड काल के बाद से देखिए व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा रेडीमेड गारमेंट का हमारा बिजनेस है, कई सारे शोरूम हैं इधर। रेडीमेड की, खासतौर से रेडीमेड की अगर हम बात करें तो कई सारे रिटेल के शोरूम बंद हो चुके हैं, और जो भी जिनकी शॉप थी, जिन्होंने किराए पे दे रखी थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, काफ़ी किराया भी कम किया है। उसके बावजूद उनकी दुकानें नहीं चल पा रही, कई सारे शोरूम बंद हो गए। तो सरकार से इस बजट से हम लोगों को उम्मीद ये है कि कम से कम सरकार जो भी अभी पीछे जैसे बिजली का था और तमाम जो भी चीज़ें थी, बैंक के इंटरेस्ट थे, कुछ भी व्यापारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली। और लोग भी हैं। अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि खुदरा व्यापार हो, फुटकर व्यापार हो, सब जो है व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं। किस तरीके के बजट में उम्मीदें करते हैं? देश का रिटेल सेक्टर, ई कॉमर्स की जो विदेशी कंपनियां, उनके चलते बहुत परेशान है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने भारत के परंपरागत व्यापार को चौपट कर दिया है। देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल वित्त मंत्री जी से ये अपेक्षा करता है कि आज के बजट में देश में ई कॉमर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही साथ जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बैंक के जितने भी चार्जेस हैं, उन चार्जेस में जब डिजिटल पेमेंट के मोड से हम जाते हैं तो सारे चार्जेस रिमूव किए जाएंगे, वो चार्जेस नहीं पड़ेंगे, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। जीएसटी में बहुत सी विसंगतियां हैं, जीएसटी को सरल बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। व्यापारियों को आसान ऋण मुहैया हो जाए, 2 करोड़ तक के लोन व्यापारियों को बिना सिक्योरिटी के मिले, इस बात की हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि देश का व्यापार जब तक ठीक नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं। रिटर्न जिस तरीके से है 2.5 लाख, उससे क्या बढ़ाया जा सकता है? कैश लेन देन पिछली बार आंकड़ों की बाजीगरी हुई थी, और अब की हम चाहते हैं क्लियर कट स्लैब रहे। जो 5 लाख का स्लैब है, 5 को अगर भले 5 ही रखे तो क्लियर कट रखे या उसके ऊपर बढ़ा दिया जाए, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी ना हो। पिछले बार के स्लैब में ऐसा था कि 5 लाख से 1 रुपये भी अगर आपका अधिक हो गया तो 2.5 लाख से कैलकुलेट हो रहा था। तो ऐसी स्थिति ना हो, क्लियर कट हो। लोगों की क्रय शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा आना चाहिए। वो पैसा आने के लिए टैक्सेशन पे कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, तभी लोगों
लोगों के क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब क्रय शक्ति बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिल्कुल, तो ये तो शिवांगी आपने देखा कि जिस तरीके से टैक्स है, जीएसटी है, कैश लेन देन है, तमाम मुद्दे हैं जो व्यापारी आस लगाकर बैठे हैं। जिस तरीके से सीतारमण वित्त मंत्री जो है वो बजट अपना 11 बजे लेकर के आएंगी, तो साफ तौर पे उनका कहना है कि आंकड़ों की बाजीगरी ना हो, सीधे और साफ जो बजट है वो होना चाहिए, जिससे उम्मीद लगा करके बैठे देखिए हुए हैं। अब आपकी इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं मनीष हिंदवी जी के पास। मनीष हिंदवी जी, देखिए व्यापारी क्या करें, टैक्स पेयर्स में उन्हें राहत मिली, जो टैक्स पेयर्स हैं वो यहाँ पर सांस ले, उसके लिए सरकार को क्या वाकई में आज कुछ बड़े ऐलान करने चाहिए, क्योंकि लोग टैक्स से काफी परेशान दिख रहे हैं अभी हमें। असल में अगर आप देखिए तो पिछले कई बार से ये उम्मीद पाली जा रही है। कारण क्या है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो मेन मुझे डिमांड और सप्लाई साइड में अगर देखें हम, तो डिमांड साइड से काफ़ी समस्याएं हैं कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, कंज्यूमर्स डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हैं। और पिछले 7-8 महीनों में भी सबसे बड़ी बात यही रही थी। लेकिन सरकार जो भी चीज़ें कर रही, जैसे राहत पैकेज आया, तो राहत पैकेज में हमने डिमांड को बढ़ाने पर फोकस नहीं किया। हमने कहा कि लोन ले लीजिए, हम पहले पुराना लोन दे नहीं पा रहे हैं, नया लोन कहाँ से ले लें। तो ये जो फोकस है ना, हम सब चीज़ों को बेहतर कर देंगे, लेकिन हम जो मेन समस्या है उसको कैसे एड्रेस करेंगे उस पर बात नहीं कर पा रहे। बात यहां आकर टिक जा रही है। जैसे जीएसटी की विसंगतियों की बात हो रही है। एक लंबा अरसा जीएसटी जब लागू हुआ था तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि अभी बहुत सारी लूप होल्स के साथ है और कई साल लग गए और अभी तक पूरी तरीके से जीएसटी भी पटरी पर नहीं आ पाया है। नतीजा क्या, उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी झेलती है लंबे समय तक। अच्छा, इकोनॉमी की और बता दें, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जब भी बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। सरकार को पता इसलिए नहीं चल पा रहा है कि लोग रखा हुआ पैसा खा रहे हैं, डिससेव कर रहे हैं। ये अगले 5-6 महीने में स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया। जैसे हमारे भी कई जानने वाले लोग हैं जो 1 लाख पे काम कर रहा था वो 60,000 पे कर रहा है। कुछ लोगों के रोजगार चले गए, वो 7-7 महीने से बेरोजगार है, 1-2 महीने से नहीं है। अब आप कहें साहब वो सड़क पर आकर रो नहीं रहे हैं, वो कहीं से कूद नहीं जा रहे हैं। ये भारतीयों का स्वभाव है, वो कम पैसे में भी काम चला लेते हैं। लेकिन कब तक, सवाल तो ये उठना चाहिए ना, तो इस पर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनीष हिंदवी जी, देखिए कब तक काम चलाएंगे, अब हमें इस पर गौर देना होगा और ये देखना होगा कि आखिरकार आज का जो बजट है वो हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे बूस्ट करता है। नावेद जी, यहाँ पर देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, कोरोना काल में हमने देखा कई जो ऐसी पूरी तरीके से ठप हो गई, रोजगार कई लोगों के आगे उसके रास्ते ही नहीं रह गए। तो इसलिए रोजगार सृजन जो है इस बार के बजट का सबसे अहम मुद्दा बनने वाला है। तो रोजगार पर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि वो फोकस आज के बजट में करेंगी। तो कैसे अवसर पैदा किए जाए रोजगार को लेकर, ताकि समस्या जो है बहुत बड़ी इस वक्त भारत के बीच में वो दूर हो। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, इस बात में कोई शक नहीं कि आम इंसान जो है छोटे उद्योगों से, सूक्ष्म उद्योगों से जुड़ा हुआ है और वो जो तबाह हो गए हैं कोरोना काल में, तो उसको रोजगार के लिए वो आशा की एक किरण है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए किसी एक तौर से काम किया है, लेकिन अभी उस तरीके से वो जमीन पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गांव से पलायन ना हो, शहर की तरफ आदमी, शहर का आदमी खुद बेरोजगार हो गया है, तो वो गांव के लोगों को अब कैसे रोजगार मिलेगा। गांव में छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की कोशिश की कि वो उद्योग स्थापित हों, उनको वित्त पोषित किया जाए, तमाम तरीके के आर्थिक जो है पैकेज जो है वो सामने आए, लेकिन अभी उस रफ्तार में काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, इतनी ज्यादा गरीबी हो गई कि उसको पटरी पे आने में वक्त लगेगा। जो बड़ा एक आर्थिक पैकेज जो केंद्र सरकार ने जारी किया था वो भी एक लोन के तौर पे नजर आया, इसलिए लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इसलिए अब जो ये बजट पेश हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जो एक्सपर्ट्स और आम जनता उम्मीद कर रही है। अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो वाकई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हम सब आशा करते हैं कि वो सारी चीजें हो जो हम सब और सारे जो विशेषज्ञ हैं उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो और देश जो है किसी ना किसी तरह जो है ये बेपटरी अर्थव्यवस्था से पटरी पे आ सके। जी बिल्कुल नावेद जी। और देखिए मनीष हिंदवी जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनका बजट इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पिछले 100 सालों में ऐसे हालात कभी बने नहीं। तो इन हालातों में वित्त मंत्री पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आज के बजट को पेश करने के दौरान हर एक तबके को साधने के लिए। देखिए ऐसा है कि एक तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति और अर्थशास्त्र में एक फर्क ये है कि राजनीति में शब्दों की और जुमलों की बाजीगरी चल जाती है, अर्थशास्त्र में चलती नहीं है। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सख्त डिसीजन, अच्छे डिसीजन, व्यवहारिक डिसीजन लागू लिए जाएं और लागू किए जाएं। तो ये जो शब्दों का गोलमेल है कि ऐतिहासिक होगा, फलाना होगा, नहीं चाहिए साहब। 2 रोटी चाहिए, लोगों को इलाज चाहिए, ठीक है, और किसानों को उनकी फसल का रेट चाहिए।
मतलब कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सीधी पटरी पर यही तो है। हम इसके लिए क्या डिसीजन ले पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सब गड़बड़ है। आप अर्थव्यवस्था में तमाम बड़ी बड़ी बातें कर दें बजट में, जो अमूमन मैं देखता आया हूं पिछले 20 सालों से मैं बजट देख रहा हूं और ज्यादा ही हो गया। होता क्या है कि ढेर सारी आंकड़ों के खेल उन बजट में होते हैं और साल भर क्या होता है फिर वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे मैं हर साल इस बात को कहता हूं कि जब भी नया बजट पेश हो तो आधा घंटा इस पर भी चर्चा हो कि आपने पिछली बार जो वादे किए थे वो इस बार पूरे हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए तो बीच में कहां खो गए। हमेशा देखिए हम लोग देखते भी मनीष हिंदवी जी की जो बातें बजट के दौरान कही जाती, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से हम देख पाते कि लागू नहीं हो पाती, वो अधूरी रह जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा, इस वक्त तो बहुत ज्यादा रखना होगा। नहीं शिवांगी जी जानते क्या है, वो ये जैसे सेरेमोनियल डे नहीं होता है, आज होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, तो एक बजट भी मना लेंगे। पूरा देश बजट को देखेगा, फिर वो बजट आ जाएगा, फिर साल भर जो आपने वादे किए, बड़े बड़े वादे, वो सब कहीं बीच में गायब होते चले जाते हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए। जी नावेद जी आपका रुख करेंगे। नावेद जी ये बताइए, आज का जो बजट है, देखिए किसान भी इस पर नजर बनाकर बैठा है, और किसान का मसला तो इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 3 कानून है जिसके विरोध में किसान है। वही किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, 2022 का लक्ष्य रखा गया था, 2022 तो आने वाला है, यानी कि वो तारीख भी करीब है जब किसानों की आय दोगुनी होने का सपना देखते किसान आज उसे सोचेंगे कि पूरा हो जाए कम से कम बजट के दौरान वो सपना। देखिए बहुत बड़ी सरकार के सामने किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, उनकी नाराजगी भी बहुत बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूं कि किसानों को लुभाने की कोशिश। जी नावेद जी आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। तस्वीरें देखिए आ रही है, केंद्रीय बजट पेश होने की पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सीधे नजर आ रहे हैं, और आज देखिए केंद्रीय बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 10:15 का वो समय दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी जब पहुंची वो संसद भवन। उस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अनुराग ठाकुर भी थे, और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने ही एक समरी के तौर पर आज के बजट को रखा जाएगा। हालांकि पेपरलेस है बजट, सॉफ्ट कॉपी है, और उसी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रधानमंत्री को समझाया जाएगा आज का बजट एक समरी के तौर पर, और उसके बाद आगे की चर्चा जो है वो भाषण में होगी। नावेद जी आप करो एक बार फिर से अपनी बात को पूरा कीजिए। जी किसानों की सच में नाराजगी जो है वो सरकार को परेशान कर रही है, और हर बजट में किसानों के लिए कुछ करने की कोशिश की जाती है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, और उससे कृषि जो है हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। हर तरीके से किसानों को, लेकिन फिलहाल किसानों के साथ तमाम दावे करने के बाद भी वो नाराज हैं, वो आंदोलन की राह पर हैं। कहीं ये आंदोलन आगे ना बढ़ जाए, सरकार कोशिश कर रही है उनको मनाने की, तमाम तरह की बातचीत हो रही है। इसलिए इस बात के मद्देनजर जरूर और जरूर कृषि क्षेत्र में और किसानों की भलाई के लिए कोई बड़े बड़े पैकेज हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है। जी आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी राय हमारे बीच में रख रहे हैं और दर्शकों तक वो चीजें पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। पूरी दुनिया की तरह भारत भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में दिल्ली सरकार ने कभी भी दिल्ली वालों का साथ नहीं छोड़ा है। होम आइसोलेशन हो या प्लाज्मा थेरेपी, हर मोहल्ले में जांच हो या घर पर ही इलाज की सुविधा, हर संक्रमित के घर तक ऑक्सीमीटर पहुंचाया, एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में भी RT-PCR जांच की कीमत 800 रुपए फिक्स कर दी। आप दिल्ली सरकार का दिल्ली कोरोना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट से लेकर अस्पताल तक वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपकी मदद से ये सारे मॉडल दिल्ली सरकार ने ही दिए हैं। मेरा नाम शिफाली है और मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कोरोना के माइनर सिम्टम्स हुए थे। मुझे फर्स्ट डे ही दिल्ली गवर्नमेंट के मेडिकल एक्सपर्ट्स का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से मैं घर पर रहकर होम आइसोलेशन में ठीक हो सकती हूँ। मुझे जैसा बताया गया मैंने वैसा ही किया, और 2 हफ्तों के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। दिल्ली सरकार के मेडिकल एक्सपर्ट्स पहले ही दिन से आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है।
हमें अभी भी पूरी सावधानी बरतनी है। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें। कोविड-19 से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 1031 पर कॉल करें और कोई कोविड पेशेंट है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। तो ब्रेक के बाद